संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। तो संगवारी हो, 1 जून ले लेकर 15 जून तक के समाचार आप मन के सामने लेकर के हाजिर हुए हो। पूरा समाचार आप मन विस्तार ले बता, एक भी समाचार एती ले ओती नहीं जाए, यानी कि एक प्रश्न बने के बहुत संभावना है। ध्यान से सुनिया, वीडियो हिंदी में रही, हिंदी में आता हूँ और शुरू करता हूँ। पहला समाचार पे आते हैं। पहला समाचार सुकमा के एक गांव का है। गांव का नाम है केरला पेंदा। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, गांव का नाम है केरला पेंदा गांव। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आपको याद होगा, राज्य सरकार ने एक योजना की घोषणा की थी। योजना का नाम था एलवद पंचायत योजना। वे ग्राम पंचायत जो खुद को नक्सल मुक्त घोषित करेंगी, उन्हें अपने विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर के गांव के और जरूरत के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया था। इस कड़ी में ये जो ग्राम पंचायत है केरला पेंदा, छत्तीसगढ़ की दूसरी नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत घोषित हुई। इससे पहले ही आपको याद होगा, सुकमा जिले का ही एक और ग्राम जिसका नाम बड़े सट्टी था, वो पहला ऐसा गांव बना था जो एलवद पंचायत योजना के तहत नक्सल मुक्त होने की घोषणा किया था। तो अब हमारे पास सुकमा जिले से ही बड़े सट्टी और दूसरा सुकमा जिले से ही केरला पेंदा, 2 ऐसे गांव हैं जिन्होंने खुद को नक्सल मुक्त घोषित किया है। और प्रति पंचायत के तहत या इस योजना के तहत देखा जाए 1 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त की है अपने ग्राम के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए। तो ध्यान रखेंगे, सुकमा का दूसरा गांव बन गया है। आत्मसमर्पित नक्सलियों को 50-50 हजार रुपए की राशि भी दी गई, जिन्होंने आत्मसमर्पण किया। 16 नक्सली एक साथ आत्मसमर्पण किए। इन पे 25 लाख रुपए का इनाम था। और इस तरह केरला पेंदा दूसरा नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत बन गया है। अगली न्यूज पर बात करते हैं। अगली न्यूज जो है हमारे पास, वो है खुशबू नाग, जिनकी तस्वीर आप यहाँ कॉर्नर में देख रहे हैं। खुशबू नाग बॉडी बिल्डर है और उपलब्धि भी हासिल कर चुकी हैं। बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में भाग लिया इन्होंने और एनपीसी वर्ल्ड वाइड चैंपियनशिप में उन्होंने कांस्य पदक जीता है। कहाँ हुआ था ये स्पर्धा पूछेगा तो दिल्ली बॉडी बिल्डिंग की स्पर्धा। और कहाँ की रहने वाली हैं खुशबू, तो नारायणपुर के अबुझमाड़ क्षेत्र की निवासी हैं। आपके दिमाग में अबुझमाड़ की जैसी भी छवि हो, पर अबुझमाड़ से कई शख्सियत हैं जिन्होंने अपना नाम रोशन किया है, चाहे वो मलखंब हो और अब बॉडी बिल्डिंग। तो आप खुशबू नाग जी को याद रख सकते हैं। अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है हमारे पास भोंगापाल या भोंगपाल में बौद्ध महोत्सव का आयोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होने वाली है और इस साल किसी भी एग्जाम में इस वाले हिस्से से प्रश्न जरूर बनेंगे। पहला ये ध्यान रखें कि भोंगपाल कहाँ पड़ता है, तो ये है कोंडागांव जिले में। क्या आयोजन हुआ था, तो कोंडागांव जिले में बौद्ध महोत्सव का आयोजन हुआ था। भोंगापाल महोत्सव के रूप में उसे मनाया गया। बौद्ध महोत्सव का आयोजन हुआ, कोंडागांव जिले में पड़ता है। यहाँ क्या क्या घोषणाएं हुई। नंबर 1, बुद्ध शांति पार्क। कब हुआ था आयोजन, ये भी पूछ सकता है, तो 1 जून 2025। क्या क्या घोषणाएं हुई है। नंबर 1, बुद्ध शांति पार्क स्थापना की घोषणा हुई। नंबर 2, भोंगपाल बौद्ध महोत्सव के लिए 25 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा हुई है। तो छत्तीसगढ़ में अगर आप जान रहे होंगे, बौद्ध धर्म के बारे में अगर फॉलो कर रहे होंगे, तो सिरपुर हमारे यहाँ बौद्ध धर्म का बड़ा आस्था का केंद्र है, जहाँ हमेशा बौद्ध महोत्सव आयोजित किया जाता है। इसके अलावा डोंगरगढ़ में भी बौद्ध महोत्सव आयोजित किया जाता था। अब ये तीसरा बड़ा स्थान होगा जहाँ बौद्ध महोत्सव आयोजित किया जाएगा। भोंगपाल के सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा भी की गई। और वहीं पलेना परोना नदी, छत्तीसगढ़ व्यापम या पीएससी की आदत है, हर बार कोई नई नदी का नाम पूछता है, कोई नए जलप्रपात का नाम पूछता है। तो अब यहाँ आप पलेना परोना नदी याद रखेंगे, कोंडागांव में नदी है, उस पर एक पुल बनाने की घोषणा हुई है। तमुर्रा नाला जो वहां मौजूद है, वहां बैम्बू राफ्टिंग की शुरुआत हुई। बैम्बू राफ्टिंग आपको पता ही है, छत्तीसगढ़ में काफी अभी इसका प्रयोग किया जा रहा है। और फिर चाहे वो हमारे यहाँ बस्तर हो या फिर कोंडागांव हो या कि आप मनेन्द्रगढ़ जाएं, इन सभी जगह पर आप बैम्बू राफ्टिंग को एक नए कल्चर के रूप में बढ़ते हुए देख पा रहे हैं। भोंगपाल आखिर क्यों खास है? भोंगपाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ एक गौतम बुद्ध की मूर्ति है, जो बड़ी यूनिक सी मूर्ति है। पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए गौतम बुद्ध, स्थानीय जनजातीय निवासी उन्हें अपना डोकरा बाबा कहते हैं। उसके सामने 7 देवी मूर्तियां भी है, जिन्हें सप्त मातृका टिला कहा जाता है। और एक मान्यता, एक कहानी निकल आई थी कि इनके नाक के हिस्से को घिस करके यदि आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को खिलाते हैं या संभव उनको फीड करा देते हैं,
तो वो आपका हो जाएगा। इस कहानी के कारण इस मूर्ति को क्षति पहुंच रही थी। अब इसको संरक्षित करने का प्रयास भी है, बौद्ध धर्म के बिखरे हुए प्रमाणों को सहेजने का प्रयास है, और इसी परिणति में मनाया जा रहा है कोंडागांव जिले में भोंगपाल महोत्सव। तो इतनी सारी चीजें आप याद रखेंगे। आयोजन 1 जून को हुआ। बाम्बू राफ्टिंग जरूर याद रखेंगे, तमुर्रा नाला, ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। आगे बढ़ेंगे, चलिए अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज पर थोड़ी सी चर्चा और। निजी क्षेत्र भी औद्योगिक पार्क खोल सकेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य अलग अलग औद्योगिक पार्क, औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अपनी सुविधा देते हुए खोलने का प्रोत्साहन योजना शुरुआत से चलाती आई है। फिर चाहे वो उरला हो, सिलतरा हो, ऐसे अलग अलग जगहों पर हमने औद्योगिक पार्क देखे, जहां उद्योगों से जुड़े हुए लोग एक जगह, एक स्थान पर कई सुविधाएं, जैसे कि विद्युत की सुविधा, पानी की सुविधा के साथ एक केंद्र स्थापित करते हैं, जहां एक ही विशेष तरह का उद्योग स्थापित किया जाता है। इसी तर्ज पे अब निजी क्षेत्रों को भी औद्योगिक पार्क खोलने की अनुमति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ये अनुमति दे रही है। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक नीति 2024 से 30 जो मेनली है, 25 से 30 यहाँ लिखा है, 24 से 30 के लिए जो मेन नीति है उसके लिए संचालित किया जा रहा है। निजी क्षेत्र के पास शर्त क्या होनी चाहिए? निजी क्षेत्र के पास कम से कम 15 एकड़ या उससे अधिक भूमि होनी चाहिए यदि वो पार्क खोलना चाहता है। सरकार अधिकतम 3 करोड़ रुपए का अनुदान देगी यदि वो ऐसी किसी भी तरह के प्रयास में कोई निजी क्षेत्र रुचि दिखाता है। सरकार का लक्ष्य क्या है? प्रत्येक जिले में कम से कम एक औद्योगिक पार्क हो। और हाल ही में अगर मंजूरी की बात करें तो नवा रायपुर में रेडीमेड गारमेंट पार्क और फर्नीचर क्लस्टर पार्क की घोषणा हुई है, निजी क्षेत्र का है ये। और राजनांदगांव में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की घोषणा हुई है, यानी 4 निजी पार्क खुल रहे हैं। और भी निजी कंपनियां अपना निवेश अगर आकर्षित करना चाहता है तो हमारा राज्य इस तरह की योजनाएं तो बनाएगा ही। निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस थीम के साथ राज्य सरकार इसमें 3 करोड़ रुपए अधिकतम अनुदान की मदद करने की घोषणा भी कर रही है। अगली न्यूज पर बात करते हैं। बारसूर में जिप लाइन एडवेंचर। क्या होता है जिप लाइन एडवेंचर? ये इस तरह की तस्वीर आप देखें, आपने इस तरह की तस्वीर एडवेंचर स्पोर्ट के रूप में देखी होगी, जहां एक जिप लाइन बंधी होती है जिसमें लटक करके एक व्यक्ति स्लाइड करता हुआ एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचता है। बारसूर दंतेवाड़ा में पड़ने वाली वो बहुत महत्वपूर्ण जगह है, जिसे बस्तर में है दंतेवाड़ा का, पर कहा जाता है बस्तर में मंदिरों का नगर और बस्तर में तालाबों का नगर। छत्तीसगढ़ पढ़ते हुए आप अक्सर ये पढ़ते हैं कि मंदिरों का नगर आरंग है और तालाबों का नगर रतनपुर है। पर यदि हम बस्तर की बात करें, बस्तर संभाग की बात करें, तो बस्तर संभाग में बारसूर वो जगह है जो एट द सेम टाइम तालाबों का नगर भी है और एट द सेम टाइम मंदिरों का नगर भी है। 147 मंदिर और इतने ही तालाबों की नगरी कहा गया है बारसूर को। बारसूर का संबंध बाणासुर से भी जोड़ करके देखा जाता है। पर अभी चर्चा क्या है? अभी चर्चा यह है कि बारसूर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिप लाइन एडवेंचर की शुरुआत की जा रही है। बारसूर का एक तालाब है, बूढ़ा तालाब, वहां इसे लगाया जाएगा। एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक आप जिप लाइन में स्लाइड करते हुए एडवेंचर फील कर सकेंगे उस तालाब के ऊपर से। इसके निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है एक कंपनी को जिसका नाम है फ्रिक आउट एडवेंचर्स। हैदराबाद आधारित एक कंपनी, यानी तेलंगाना आधारित एक कंपनी है। कंपनी का नाम है फ्रिक आउट एडवेंचर्स। आयोगों का यदि पुराना इतिहास देखें तो किस कंपनी को कार्य दिया गया, ऐसे प्रश्न आ चुके हैं, तो आप कोशिश करिएगा फ्रिक आउट एडवेंचर्स याद रख सकें। तालाब से लगभग 50 फीट की ऊंचाई पर 420 मीटर लंबा, जो राज्य में सबसे लंबा जिप लाइन है, वो स्थापित किया जाएगा। 47 लाख की लगभग लागत से स्थापित किया जा रहा है। ये आंकड़ा याद करने की जरूरत नहीं, 47 लाख वाला, ये 420 मीटर जरूर याद रख सकते हैं। बारसूर को बस्तर में मैं जैसे कि बता चुका मंदिर और तालाबों की नगरी कहा जाता है। आगे आते हैं और देखते हैं उदंती सीता नदी क्यों चर्चा में है। तो उदंती सीता नदी जैसा कि आप जानते ही हैं 2 अभ्यारण्यों को जोड़ करके बनाया गया है। उदंती जो आपको दरियाबंद में पड़ेगा और सीता नदी जो आपको धमतरी जिले में पड़ेगा। इन दोनों को मिलाकर के एक टाइगर रिजर्व बनाया गया है। और अभी ये चर्चा में क्यों है? यहाँ 2-3 कारणों से चर्चा बनी हुई है। पहला तो एक बाघ देखे जाने के साक्ष्य मिले थे और इसके बाद से यहाँ कुछ नए प्रयास हो रहे हैं। नए प्रयास में है AI कैमरा लगाया जाना। AI आधारित यानी उच्च गुणवत्ता वाला कैमरा स्थापित किया जा रहा है। ये राज्य का पहला टाइगर रिजर्व बन रहा है जहां AI बेस्ड कैमरा लगाया जा रहा है बाघों की गणना सुनिश्चित करने के लिए। हाल ही में यहाँ बाघिन देखे जाने के साक्ष्य मिले थे, जैसा कि मैं अभी बता रहा था आपको। नॉर्मल जो भी कैमरा होता है उससे 20 गुना अधिक रेंज होती है AI बेस्ड कैमरे की, और इसे बार बार चार्ज करने की जरूरत भी नहीं पड़ती।
तो वन विभाग इसे एक बार इंस्टॉल करके लंबे समय तक इसका उपयोग कर सकेगा। अगर यहाँ सफल होता है तो बाकी के जो टाइगर रिजर्व है वहां भी इसी तरह के कैमरे स्थापित किए जाने की बात निकली है। अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज में है मधुलिका दत्ता, राइटर है, मोटिवेशन स्पीच देती हैं और स्वास्थ्य क्षेत्र से भी जुड़ी हुई हैं। तो उनको वुमेन लीडर अवार्ड मिला है, जिनकी तस्वीर आप यहाँ कॉर्नर में देख रहे हैं। ये मनोवैज्ञानिक लेखिका रायपुर की रहने वाली हैं। क्या सम्मान मिला है? इन्फ्लुएंशियल वुमेन लीडर अवार्ड 2025। ध्यान रखेंगे, मात्र 11 साल की उम्र में इन्होंने अपने लेखक वाली जर्नी की शुरुआत की और उन्होंने कुछ किताबें लिखी। इनको करमवीर अवार्ड भी भारत सरकार द्वारा दिया जा चुका है। तो एक नाम है, आप कोशिश करें याद रख सके तो अच्छी बात होगी। अगली न्यूज पर आते हैं। युवा रत्न सम्मान योजना। युवा रत्न सम्मान योजना, छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल दल की बैठक में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। निर्णय ये कि छत्तीसगढ़ राज्य के युवाओं को जो अलग अलग क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर चाहे वो खेल हो, समाज सेवा हो, शिक्षा हो, संगीत हो, कला हो या कोई सांस्कृतिक अन्य गतिविधि हो, अगर इन क्षेत्र में युवा बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनके प्रदर्शन को एक्नॉलेज करते हुए, पहचान दिलाते हुए उन्हें सम्मानित भी किया जाए। इसलिए राज्य सरकार ने इस नए जो एक प्रावधान है उसकी घोषणा की है और नाम रखा है युवा रत्न सम्मान योजना। ध्यान रखेंगे, कौन होगा इसके लिए पात्र? पात्र जो है वो होंगे 15 से 29 साल के युवा, लड़के लड़की इसका कोई भेद नहीं है। 15 से 29 साल के वो सभी युवा जो अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं इस राज्य के लिए, उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये अलग अलग क्षेत्र के उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोग होंगे। पुरस्कार राशि जो देखा जाए उसमें 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक इसमें घोषणा की गई है। प्रतिवर्ष एक युवा को और एक स्वैच्छिक संस्था को सम्मानित किया जाएगा। और इसमें सम्मान में मैं थोड़ा सा और डाटा आपके लिए ऐड करना चाहूंगा। आखिर कौन कौन से हैं ये क्षेत्र जिसमें यह सम्मान मिलेगा, उसकी क्या सूची है? सामाजिक कार्य, साहित्य, नवाचार, शिक्षा, खेल, पर्यावरण, महिला और बाल विकास, मीडिया, स्वास्थ्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण, कला, संगीत और लोक कला। इस तरह के अलग अलग विविध क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वाले युवाओं को प्रत्येक वर्ष एक युवा 1 लाख रुपए पुरस्कार प्राप्त कर सकेगा और समूह को भी पुरस्कृत किया जाएगा। शर्त यह है कि छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए और दूसरा उसकी उम्र 15 से 29 साल के बीच होनी चाहिए, यह भी याद रखेंगे। सरकारी सेवा और शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत व्यक्ति इसके लिए पात्र नहीं होंगे। ऑलरेडी जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या शैक्षणिक क्षेत्र से संस्थानों से जुड़े हुए हैं वो इसके लिए पात्र नहीं होंगे। और 1 साल में एक ही श्रेणी में पुरस्कार मिल सकेगा। कोई एक व्यक्ति एक बार एक श्रेणी में यदि पुरस्कार प्राप्त कर चुका है तो अगले साल उसी श्रेणी के लिए पुरस्कार का पात्र नहीं रहेगा। एक श्रेणी का पुरस्कार एक बार ही जीत सकेगा। यदि आपको अगली बार फिर बेहतर कार्य करना है तो इन सारे क्षेत्रों में आप कोई और दूसरा क्षेत्र चुन करके बेहतर कार्य करें, आप दोबारा पुरस्कार के लाभार्थी या ग्राही हो सकेंगे। तो ये जो योजना है उसको जरूर याद रखें, युवा रत्न सम्मान योजना। न सिर्फ याद रखें बल्कि कोशिश करें कि आपको ये सम्मान मिले और अगली बार जब न्यूज वीडियो में बना रहा हूं तो आप पर न्यूज बनाओ कि युवा रत्न सम्मान विजेता आप सुनने वालों में से कोई है। हो सकता है, सोचिए, कर सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप पर बात करते हैं। वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, छत्तीसगढ़ से 3 प्रतिनिधि इसमें भाग लेने के लिए जा रहे हैं। और ये कौन कौन है प्रतिनिधि? तो हमारे यहाँ यदि मैं अपने जिले की बात करूं तो रायगढ़ जिले से हैं आबा कुजूर, जो कि हमारे यहाँ काफी नाम कमा चुकी है हमारे जिले में यदि देखा जाए तो। और दूसरा फिर देखें तो दुर्ग से हैं निशा भोयर और कोरबा से हैं मुकेश कुमार। तो 2 लड़कियां हैं और एक लड़का है मुकेश कुमार। ये 3 प्रतिनिधि हैं जो वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए जाएंगे। देश में 185 महिला पुरुष प्रतिभागी भाग लिए थे इस स्पर्धा में और वर्ल्ड चैंपियनशिप क्वालिफिकेशन था वो। और हमारे यहाँ से छत्तीसगढ़ से 3 लोग भारतीय दल में चुने गए हैं। ये 3 प्रतिभागी अब वर्ल्ड लेवल पर अपना प्रदर्शन करेंगे और होपफुली कोई पदक हमारे पास आए। अगला न्यूज देखते हैं, छत्तीसगढ़ में जंगलों में प्लास्टिक प्रतिबंधित कर दिया गया।
तो आप सब जानते ही हैं प्लास्टिक बड़ी समस्या है, ये कोई अब रहस्य नहीं है। सालों पहले इस पर बात होनी शुरू हुई और बात अब तक केवल बात के फॉर्म में है। कुछ एक एक्शन लिए जाने की घोषणा समय समय पर होती रहती है, जिसमें एक घोषणा इस बार हुई है कि छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्रों में जो घोषित वन है, जहां प्रतिबंधित वन क्षेत्र या फिर जो रिजर्व एरिया है, उन क्षेत्रों पर यदि आप प्लास्टिक कैरी करते हैं और पकड़े जाते हैं तो आप पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पर्यटक अपने साथ प्लास्टिक लेकर यदि वन में प्रवेश करते हैं तो 3 महीने की कैद और 1000 रुपए का जुर्माना पहली बार में उनको सुनिश्चित किया जाएगा। घोषणा हमारे वन मंत्री केदार कश्यप ने की। छत्तीसगढ़ के वन सचिव ऋचा शर्मा जी हैं और पीसीसीएफ है अभी वी श्रीनिवास राव। ये कुछ पद हैं जिनको अक्सर पूछ देता है, जरूर याद रखिएगा। और याद रखेंगे यदि प्लास्टिक के साथ आप प्रवेश करते हैं 3 माह की जो जेल है उसके लिए तैयार रहिए। अगली न्यूज पर आते हैं, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना। ये मैं शुरुआत से कवर करता आ रहा हूँ, यदि आप मेरे वीडियोस देखते आ रहे हैं, मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि योजना किस तरह कार्य करेगी। पर अभी क्या घोषणा हुई है, अभी 75 मार्ग चयनित किए गए हैं। बस्तर और सरगुजा संभाग में चल रहा है ये योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना। ऐसे दुर्गम इलाके, ऐसे दूरान क्षेत्र जहां अब तक बस सेवा नहीं पहुंची थी, वहां तक बस सेवा पहुंचाने का लक्ष्य लेकर के चलाई जा रही है। परिवहन विभाग के सचिव एस प्रकाश की अध्यक्षता में ये घोषणा हुई कि 75 रूट अभी चयनित कर लिए गए हैं। चयनित तो 100 से अधिक रूट होने हैं, पर अभी ध्यान रखेंगे 18 से 42 सीटर वाहन जो है वो चलेंगे। निजी क्षेत्र के होंगे ये वाहन और उन्हें कई तरह की सब्सिडी भी प्रदान की जानी है। 100 मार्गों पर चयन किया जाना है। 25 करोड़ रुपए का बजट इस योजना में रखा गया है, तो आप ध्यान रख सकते हैं इसे। बाकी इसकी डिटेल आपको मेरे प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको वो दिखाई दे जाएगी। अगली न्यूज पर आते हैं, नक्सल नेता सुधाकर की मौत काफी चर्चा बटोर करके ले गए। नक्सल नेता सुधाकर जो है ये अन्नपुर गांव में हुई मुठभेड़ में शिकार हुए। बीजापुर इंद्रावती टाइगर रिजर्व के पास है। यहाँ हमारे पुलिस बल, हमारे सैन्य बल के द्वारा इनको हंट डाउन किया गया अन्नपुर गांव में। कौन था सुधाकर यदि जाने तो नक्सलियों के केंद्रीय समिति के सदस्य थे, काफी लंबे समय से सक्रिय रहे, कई बड़ी घटनाओं में नाम था। 3 राज्य में मोस्ट वांटेड भी घोषित किया गया था। और बसव राजू, अगर आप याद कर पा रहे होंगे, तो उसकी मृत्यु के बाद ये एक और बड़ी सफलता है जो छत्तीसगढ़ के खाते में लगी है। मार्च 2026 तक जैसा कि हमने लक्ष्य बना रखा है कि छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया जाएगा और इस पर काफी तेजी से काम चल भी रहा है। अगली न्यूज पर आते हैं, देश का पहला जीरो डंप साइट शहर। ये न्यूज हमारे लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगी। जीरो डंप साइट शहर यानी ऐसा शहर जहां किसी भी प्रकार का सॉलिड वेस्ट जो है वो इधर उधर यूं ही नहीं पड़ा रहता, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाता है। ये शहर कोई आश्चर्य नहीं है, आप सब जानते हैं, लंबे समय से अंबिकापुर स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर कार्य करता रहा है और अब उसने एक और उपलब्धि हासिल की है, देश का पहला जीरो डंप साइट सिटी बन गया है। इसका मतलब मैं आपको अभी अभी समझाया, ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है। यहाँ मणिकंचन केंद्र काफी सारे स्थापित किए गए हैं। महिला स्व सहायता समूह के द्वारा जो डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन है वो सब चल रहा है और उस कचरे से भी उपयोगी चीजें बनाने के लिए कंपनियां प्लास्टिक वगैरह या जो यूजेबल प्लास्टिक है, कांच के बोतल है, वो सब क्रय कर रही हैं। और इस तरह यहाँ सिर्फ कचरा मैनेजमेंट नहीं हो रहा है बल्कि रोजगार भी सृजित हो रहा है। तो ध्यान रखेंगे, अंबिकापुर उपलब्धि हासिल हुई है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में इसकी घोषणा किया। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन करते हुए यहाँ एक 15 एकड़ में फैला हुआ डंप साइट था, इसे पूरी तरह क्लीन कर दिया गया है और उसे कचरा मुक्त करा करके अब स्वच्छता चेतना पार्क में बदल दिया गया है। कितनी बड़ी उपलब्धि है, एक 15 एकड़ का क्षेत्र जो केवल और केवल कचरे से भरा था, आपने उसे स्वच्छता चेतना पार्क में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये बड़ी उपलब्धि। एकत्र कचरे को प्रबंधित करके सीमेंट कंपनियों को या प्लास्टिक खिलौना निर्माण कंपनियों को सप्लाई करके रोजगार भी अर्जित किया जा रहा है, धन भी अर्जित किया जा रहा है। अगली न्यूज पर आते हैं, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये काफी चर्चा में है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे आईआईटी होता है उसी तर्ज पर हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खुले जाने की घोषणा हुई थी और इसका संचालन हो भी रहा था। अगले शिक्षण सत्र से यानी आने वाले शिक्षण सत्र से यहाँ एनरोल होने प्रारंभ भी हो जाएंगे छात्र, तो इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे कहाँ कहाँ ये हो रहा है।
कवर्धा, रायगढ़, जशपुर का पॉलिटेक्निक और जगदलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज को पहले ही दर्जा दिया जा चुका था। रायपुर के गवर्नमेंट को एड पॉलिटेक्निक जो है उसको भी अपग्रेड करके अब छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जोड़ा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे, कवर्धा, रायगढ़, जशपुर, 3 ये हो गए। इसके अलावा हमारा जो जगदलपुर है वो इन 4 जगहों में हो चुका था। इसके अलावा अब रायपुर जो है वो 5वीं जगह के रूप में जुड़ेगा। आईआईटी के तर्ज पर इसको बनाया जा रहा है। लक्ष्य क्या है? हमारे सभी 11 लोकसभा सीट में एक एक CGIT यानी छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना किया जाना। 11 लोकसभा क्षेत्र और उन सभी जगह पर एक। अभी कवर्धा, रायगढ़, जशपुर और जगदलपुर के अलावा रायपुर। तो जगदलपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज को दर्जा दिए हैं, बाकी जगह के पॉलिटेक्निक को। इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। अगली पर आते हैं न्यूज पर, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी। कलाग्राम जो राज्य का पहला कलाग्राम है उसके निर्माण की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट बैठक में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए। नवा रायपुर में लगभग 10 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा राज्य का पहला कलाग्राम। छत्तीसगढ़ के शिल्पकारों, कलाकारों को समर्पित होगा ये केंद्र। लोक कला में जितने भी पारंपरिक शिल्पकार हैं, कलाकार हैं, उनको एक मंच मिलेगा, एक स्थान मिलेगा जो पूरे भारत के लिए पहचान बनेगा। तो इसकी घोषणा की गई है। ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ में कला और संस्कृति, शिल्प कला, लोक कला से जुड़े हुए लोगों के लिए एक मंच। अगली न्यूज पर आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होने वाली है अगली। मावा मुदोल योजना, इसका क्या मायने हैं या क्यों जरूरी है उसको समझते हैं। मावा मुदोल योजना जो है शिक्षा के क्षेत्र में संचालित की जा रही है। कहां संचालित की जा रही है? उत्तर है कांकेर जिला। गोंडी भाषा का एक शब्द है मावा मुदोल, जिसका अर्थ होता है मेरी जड़ मेरा भविष्य। कांकेर जिला प्रशासन इस पर कार्य कर रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, उन्हें अपने भविष्य के लिए तैयार करना, जिसमें वो चाहे वो इंजीनियरिंग हो या फिर मेडिकल फील्ड हो या कोई प्रायोगिक जो परीक्षाएं होती है, इस तरह की परीक्षाएं जिसके जरिए आप अपना भविष्य बना सकते हैं, या PSC हो गया, UPSC हो गया, उसकी तैयारी, व्यापम के एग्जाम की तैयारी, रेलवे के एग्जाम की तैयारी, वो निःशुल्क रूप में कराई जा रही है मावा मुदोल योजना के तहत। इसका संचालन मेनली भानु प्रतापपुर से शुरू हुआ और अब कांकेर के बाकी हिस्सों में भी ये प्रारंभ किया जा रहा है। अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज पर थोड़ा ध्यान देंगे। कबीर जयंती महोत्सव हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में इसको मनाए जाने की घोषणा तो हमेशा से रही है और इस बार हमारे मुख्यमंत्री इसमें शामिल हुए सोनपैरी में। तो सोनपैरी रायपुर में खुद मुख्यमंत्री महोदय शामिल हुए माफी चाहूंगा, महोत्सव में। और विष्णुदेव साय जी ने कुछ घोषणाएं भी की, जैसे गुरुकुल भवन निर्माण के लिए उन्होंने 20 लाख देने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ में जितनी भी गौशालाएं हैं उनका नाम बदल करके गौधाम करने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ में यदि कबीर पंथ की बात करें तो उसकी नींव रखी थी धनी धर्मदास जी ने, और इसके प्रमुख केंद्रों की बात करें तो कुदुरगढ़ है, रतनपुर है, खरसियां है और दामाखेड़ा है। दामाखेड़ा के नाम बदलने की घोषणा भी हो गई है। आगे की न्यूज में मैं वो और आपको अपडेट देता जाऊंगा। अगली न्यूज पर आते हैं। सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन बस्तर में कार्य कर रहा है खेलों के क्षेत्र में बेहतर बस्तर तैयार किया जा सके, बेहतर छत्तीसगढ़ तैयार किया जा सके, इसलिए तो सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन, जिसकी प्रमुख सारा तेंदुलकर उनकी पुत्री हैं, वो इस क्षेत्र में बस्तर के 50 गांवों में खेल मैदान निर्माण कर रहे हैं। 3 लाख के खर्च से एक मैदान तैयार किया जा रहा है और साथ ही साथ स्थानीय जो खेल प्रतिभा है उनको प्ले लीडर बना करके नौकरी पर भी रखा जा रहा है। ध्यान रखेंगे, स्थानीय खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए एक स्पर्धा भी आयोजित की जा रही है लोकल लेवल पर, जिसे मैदान कप कहा जा रहा है। 10 अलग अलग तरह के खेल विधाओं में लोग पारंगत हो सकें, इसके लिए सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन कार्य कर रहा है। अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज क्या है हमारे पास? नवा रायपुर में तीरंदाजी अकादमी, ये भी घोषणा कैबिनेट बैठक में हुई। सेक्टर 3 कहां बनेगा? तो सेक्टर 3, ध्यान रखेंगे इसका निर्माण कहां होगा यदि आपसे पूछ रहा है तो सेक्टर 3 नवा रायपुर परसदा गांव के पास 13.47 एकड़ में
राष्ट्रीय स्तर की अकादमी होगी, आउटडोर भी और इंडोर दोनों तरह में तीरंदाजी के लिए या आर्चरी के लिए रेंज तैयार की जाएगी। खिलाड़ियों के लिए छात्रावास भी होगा और प्रशिक्षकों के आवास की सुविधा भी वहीं होगी। इसको विकसित कर रहा है रायपुर विकास प्राधिकरण, पर मदद कर रहा है एनटीपीसी, ये भी ध्यान रखेंगे। किसके सहयोग से, पूछ देता है कभी कभी। अगली न्यूज पर आते हैं, छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति। ये भी काफी महत्वपूर्ण न्यूज हो सकती है, थोड़ा ध्यान देंगे इस पर। छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति जो है वो 2025 से 2030 के लिए घोषित की गई है। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, होम स्टे नीति कब से कब के लिए? तो छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति 2025 से 2030 के लिए। उद्देश्य क्या है? स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देना। होम स्टे जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, पर्यटक यदि किसी ऐसी जगह पर जाता है जो जनजातीय महत्व का स्थान है या ऐसा स्थान है जो दूर ग्रामीण क्षेत्र है, तो वहां की सभ्यता संस्कृति से वाकिफ होना एक अलग तरह का अनुभव होता है। इसी अनुभव को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना को अनुमति दी गई है या इसके जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। यदि आप हिमाचल उत्तराखंड की तरफ जाएं तो ये पॉलिसी बहुत कार्य कर रही है। हमारे यहाँ भी धीरे धीरे जब बस्तर नक्सल मुक्त होने की तरफ बढ़ रहा है तो इस परियोजना पर हम कार्य कर सकते थे, जिसका नतीजा ही होम स्टे योजना के रूप में हम एक नीति देख रहे हैं 2025 से 30 के लिए। होम स्टे के माध्यम से पर्यटक जो है वो गांव की कला संस्कृति शिल्प से वाकिफ हो पाएंगे, तो स्थानीय लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो सकेगा। अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज जो है हमारे पास वो है कैच द रेन अभियान। तो आपको पता ही है कैच द रेन अभियान किसी भी राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जल संरक्षण ही भविष्य है, तो उसको हमारे यहाँ बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा है और देश में दूसरे स्थान पर हम इस क्रियान्वयन के दृष्टि से यदि देखें तो आ गए हैं। पहला स्थान ऑफकोर्स तेलंगाना का है, पर छत्तीसगढ़ कैच द रेन अभियान में देश में दूसरे नंबर पर है। जिलों की यदि बात करें तो देश के सभी जिलों में बालोद जो है वो तीसरे स्थान पर है। पहला स्थान खंडवा जो मध्य प्रदेश का है और दूसरा भीलवाड़ा राजस्थान का है। क्या होता है कि आपको पहला दूसरा जानने की इच्छा जरूर होती है, यदि आप तीसरा जान रहे हैं तो फिर पहला और दूसरा तो जानना बनता है। 1 अप्रैल 2024 से 31 मई 2025 के बीच हुए कार्यों को लेकर के ये रिपोर्ट जारी की गई। बारिश सहेजने के लिए तालाब, कुआं या फिर सोक पिट, ऐसा गड्ढा जो बरसात के पानी को बेसिकली सोख लेता है और जमीन के भीतर पहुंचने में मदद करता है, उसको कहते हैं सोक पिट गड्ढा, वो बनाने का कार्य, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य, ये कैच द रेन अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंजलि पवार मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ रायपुर की रहने वाली हैं। राज्य स्तरीय स्पर्धा हुई थी कि हमारे यहाँ से कौन प्रतिनिधित्व करेगा मिस यूनिवर्स में, तो ये जीतने वाली रही हैं अंजलि पवार। 2025 मिस यूनिवर्स इंडिया में भाग लेने के लिए ये जाएंगी, थाईलैंड में ये आयोजन होगा। अंजलि पवार वैसे एक डेंटिस्ट हैं और मेडिटेशन पर भी कार्य करती हैं। फोटो सॉरी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। अगला, चिनाब नदी पर एक पुल, ये तो बहुत चर्चा में रही न्यूज, ये तो आप जानते ही होंगे। देश का सबसे ऊंचाई पर, इनफैक्ट दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर बना हुआ एक पुल है और पुल जो है वो चिनाब नदी पर बना है। तो चिनाब पुल जो है उसको बनाया गया, उसका उद्घाटन अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी द्वारा 6 जून 2025 को किया गया और दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बनते हुए 359 मीटर ऊंचाई के साथ इसने रिकॉर्ड कायम भी किया। लगभग 1.3 किलोमीटर ये लंबा है, पर इतना सब बनाने के लिए हमें चाहिए था खूब सारा लोहा, खूब सारा स्टील, और इसकी पूर्ति करने के लिए सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कार्य कर रही थी। और इसी कड़ी में आपको पता ही है एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था सेल का हिस्सा वो है भिलाई स्टील प्लांट, उसने अपने यहाँ से स्टील प्लेट की आपूर्ति की है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक परियोजना का नाम दिया गया है इसको, ये भी ध्यान रख सकते हैं। तो टीएमटी जो प्रोवाइड करने का कार्य किया वो बीएसपी ने किया। अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति का अनावरण, जैसा कि तस्वीर में आप देख रहे हैं, अहिल्याबाई होलकर, उनका संबंध मध्य प्रदेश से रहा है, इंदौर क्षेत्र से रहा है। इंदौर की राजमाता, नगर माता कही जाती हैं अहिल्याबाई होलकर जी। यदि आप महाकाल मंदिर गए हैं उज्जैन का, तो उसको वापस से बनाने का श्रेय भी जाता है अहिल्याबाई होलकर जी को ही। तो उनको याद करते हुए, उनको सम्मान देते हुए उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया कोरबा में। कोरबा कन्वेंशन सेंटर जो है उसका नामकरण भी देवी अहिल्याबाई होलकर जी के नाम पर किया गया है। देवी अहिल्याबाई होलकर जी की यदि उपाधि की बात करें तो उनकी उपाधि इंदौर की राजमाता या नगर माता के रूप में याद रख सकते हैं। और एक उपाधि जो मेरी तरफ से आप बोनस रखें, उन्हें कहा जाता था पुण्य श्लोका।
पुण्य श्लोका, तो ये जरूर याद रख सकते हैं आप। अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज में हमारे पास है बस्तर का गोंचा पर्व, यानी कि बस्तर में होने वाला रथ महोत्सव। ध्यान रखिए, बस्तर दशहरा की बात नहीं कर रहे हैं, बस्तर रथ महोत्सव की बात कर रहे हैं। 11 जून 2025 से 27 जुलाई 2025 के बीच आयोजित किया जाएगा। 618वां वर्ष है इस आयोजन का, यानी काफी पुरानी परंपरा है। कौन आखिर ये पूजा करता है? तो बस्तर में उड़ीसा से आकर के बसे हुए, नॉट बड़े हुए, बसे हुए आरण्यक ब्राह्मण जो 360 परिवारों के साथ बस्तर में रहते हैं, वो इस पूजा का आयोजन करते हैं। बस्तर दशहरे की एक विशेषता है तुपकी दागना। तुपकी एक खास तरह की तोप, प्राकृतिक तोप भी कह सकते हैं, पत्तियों को लपेट करके एक फूंक मार करके बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जैसा संरचना बनाया जाता है। उसमें पेंगन नाम के एक फल का दाना, या जिसे मलकांगिनी कहते हैं, उसका एक बीज अंदर डाला जाता है और आप पूरी जोर से फूंकते हैं। जब आप ये फूंक लगाते हैं तो वो गोली की तरह रफ्तार से वो बीज बाहर निकलता है और एक तेज आवाज होती है। इसको बस्तर की लोकल तोप और सरल भाषा में तुपकी कहते हैं। तो तुपकी दागने की परंपरा का संबंध बस्तर के रथ उत्सव से है, इसको आप भूलिएगा नहीं। तुपकी क्या है, ये मेरे प्लेलिस्ट में आप अलग से पूरी वीडियो देख सकते हैं। मैंने तुपकी पे पूरी डिटेल एक अलग से वीडियो बना करके रखी है। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पर आते हैं। नेशनल सी काइकिंग और कैनाइंग स्पर्धा जो है, उसमें हम बेहतर प्रदर्शन किए। टोटल 6 मेडल मिले, लेकिन इन भाई साहब का नाम यदि उल्लेखित ना करें तो ये न्यूज अधूरा होगा। इनका नाम है सौरभ साहू, और इन्होंने इस स्पर्धा में, सौरभ साहू जी ने इस स्पर्धा में जो काइनिंग कैनाइंग और स्टैंड अप पैडलिंग स्पर्धा थी, 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो 2 स्वर्ण जीतना बड़ी उपलब्धि होती है किसी भी स्पर्धा में, तो आप इनका नाम जरूर याद रखें। छत्तीसगढ़ की टीम ओवरऑल 6 पदक जीत सकी और तीसरे स्थान पर रही। ये आयोजन हो रहा था आंध्र प्रदेश के कहां पूछेगा, तो मछलीपट्टनम नाम की जगह पर आयोजन हो रहा था। फिर अगली न्यूज पर आते हैं। बोधघाट परियोजना एक बार फिर से चर्चा में है। तो इंद्रावती नदी जो हमारी बस्तर में मौजूद जीवन रेखा है, छत्तीसगढ़ की तीसरी लंबी नदी, उस पर एक बांध बनाने की घोषणा लंबे समय से होती आई है। बार बार उस पर अटकलें लगती रही, बनेगा नहीं बनेगा। एक बार फिर से ये चर्चा में है। तो बोधघाट परियोजना क्या दोबारा बनेगी, जान लेते हैं। क्यों चर्चा में आया? मुख्यमंत्री महोदय अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी से मिले और उन्होंने ये प्रस्ताव दोबारा रखा, और इसके बाद से चर्चा फिर से खुल गई कि क्या बोधघाट परियोजना दोबारा बनेगी। कब हुआ था इसका शिलान्यास? 21 जनवरी 1997। तो ये काफी पुरानी, 97 भी नहीं, मैं यहाँ सन थोड़ा सा आप सुधारेंगे, 1997 नहीं है, बल्कि ये सन आप सुधारेंगे, ये है 1979 मोरारजी देसाई का टाइमलाइन यहाँ सुधार लेंगे। 1979 मोरारजी देसाई द्वारा नींव रखी गई थी। सोचा गया था कि ये परियोजना बस्तर को बहुत सारा लाभ देगी, पर ऐसा हो नहीं सका तब, और अब तक ये चर्चा इंद्रावती नदी पर बनना है और बोधघाट दंतेवाड़ा में ये परियोजना बनेगी। 269 गांव जो है, जिसमें बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा के गांव हैं, वो सभी लाभान्वित होंगे। 378,475 इतना हेक्टेयर, 3,78,475 हेक्टेयर पे सिंचाई सुविधा और 125 मेगावाट तक बिजली निर्माण, विद्युत निर्माण। तो ये योजना यदि बन जाती है तो क्षेत्र के लिए काफी कार्य हो सकेगा। अगली न्यूज पर आते हैं। बिलासपुर में मुगल कालीन सिक्के मिले हैं। हो ये रहा था, मनरेगा के तहत काम चल रहा था, और उस काम चलने के दौरान खुमसरा पंचायत में जमीन खोदने के दौरान एक घड़ा मिला, और उस घड़े में मिले कुछ मुगल सिक्के, कुछ चांदी के हैं, कुछ तांबे के हैं सिक्के, सोने का एक भी सिक्का नहीं है। तो वो सिक्के मिले हैं तो चर्चा में आ गया है। अब मुगल काल और बिलासपुर का संबंध, गहरा संबंध रहा है। मुगल काल जो दौर रहा, चाहे अकबर का समय या जहांगीर का समय, इसमें छत्तीसगढ़ क्षेत्र के बारे में उसे रतनपुर प्रदेश या रतनपुर देश कहा जाता था। कलचुरी राजा कल्याण साहब भी मुगल दरबार में कुछ दिनों तक रहे थे, इनफैक्ट सालों तक रहे थे, 8 साल उन्होंने बिताया था। तो वो किस्सा भी छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, और अब मुगल सिक्के मिलना इस बात का सूचक है कि हमारा संबंध किसी न किसी रूप में मुगल कालीन जो वंश परंपरा थी और हमारे यहाँ कुछ तो कनेक्शन आपस में रहा होगा।
अब बात करते हैं एक पंक्ति वाले कुछ समाचारों की। वन लाइनर्स हैं। वन लाइनर बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है इस पे, पर फिर भी एक पंक्ति वाले समाचार भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे सुसडेगा व्यपवर्तन परियोजना या सुसडेगा बांध परियोजना, ये जशपुर जिले में बन रहा है, फरसा बहार में। बांध परियोजना है, नाम है सुसडेगा, मुख्यमंत्री जी का जिला है। अगर ये याद नहीं रखेंगे तो बात नहीं बनेगी। मांड नदी पर बन रहा है। हालांकि मैंने बहुत सोचा, मांड नदी वहां पहुंचती नहीं है, तो इस परियोजना को किस तरह से बना रहे हैं इसका कोई अनुमान नहीं है, पर मांड नदी पर बन रही है सुसडेगा परियोजना, फरसा बहार क्षेत्र, जशपुर। न्यूज तो यही आई है। शालिनी राजपूत हस्तशिल्प विकास बोर्ड की अध्यक्षा बना दी गई हैं। छत्तीसगढ़, अगली न्यूज पे आते हैं। छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार द्वारा 2,784 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान की गई है। केंद्र द्वारा राज्यों को 42% अनुदान दिया जाता है, उस अनुदान के तहत ये राशि हमें मिली है 2,784 करोड़। अगला है बुढ़ालपेन करसाड और मांदरी महोत्सव कांकेर में आयोजित हुआ। इसलिए चर्चा में है क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं इसमें भाग लिए, मांदर बजाते हुए खुद वहां पहुंचे। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी द्वारा भाग लिए जाने के कारण बुढ़ालपेन करसाड और मांदरी महोत्सव दोनों चर्चा में रहेगा। अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज में है सुरता के ठीहा, एक नई किताब है। इसके लेखक है दयालु राम निषाद जी, तो उनको जरूर याद रख सकते हैं। सीबी वाजपेयी कमेटी, ये भी आप जरूर याद रखें, मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट मान करके याद रखें। सीबी वाजपेयी कमेटी बनाई गई थी महाकोनी अमर गुफा और बलौदा बाजार कलेक्ट्रेट में हुए जो हादसे है, आगजनी का हादसा, उसकी जांच के लिए। शुरुआत हुई थी महाकोनी अमर गुफा से, जैतखाम तोड़े जाने को लेकर के काफी विवाद हुआ और उसके बाद भीड़ पहुंचती है बलौदा बाजार जिला और वहां के कलेक्ट्रेट में आगजनी हो जाती है। कौन किया, कौन जिम्मेदार था, इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी, सीबी वाजपेयी कमेटी। इसका कार्यकाल 12 अक्टूबर 2025 तक इस बार बढ़ाया गया था। उससे लेकर के फिर इसको आगे बढ़ा दिया गया है। 2 बार इसका कार्यकाल बढ़ चुका है। 12 अक्टूबर 2025 तक अभी अपनी रिपोर्ट जो है वो देने वाली है। तो अब देखें इस बार रिपोर्ट आता है नहीं आता है। ऑपरेशन साइबर शील्ड, याद रखेंगे इसे, रायपुर पुलिस चला रही है म्यूल खाते संचालन की जांच करने के लिए। कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। ऑपरेशन साइबर शील्ड का संबंध है म्यूल खाते के संचालकों की जांच करने। क्या होता है म्यूल खाता, आप जानते हैं? जैसे कई जगह हम अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं और उसे वापस लेना भूल जाते हैं जब काम हो जाता है, उसके बाद भी या काम नहीं हुआ तो भी। ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स का फायदा उठा करके कुछ लोग गलत खाता खोलते हैं, झूठा खाता खोल देते हैं आपके नाम से, बट संचालित खुद कर रहे होते हैं और आपको इसकी जानकारी भी नहीं होती है। दूसरा, कई ऐसे लोग जो कमजोर वर्ग के हैं, उनसे कुछ पैसा दे करके खाता संचालित किया जाता है, जिससे बड़े ट्रांजैक्शन करा लिए जाते हैं आसानी से और सरकार को इसकी भनक भी नहीं लगती है। यानी अवैध रुपए का ट्रांसफर करने के लिए खोले गए अवैध खाते कहलाते हैं म्यूल खाते। तो उसकी जांच के लिए ऑपरेशन साइबर शील्ड चल रहा है। अगली न्यूज पर बात करते हैं। नक्सल कमांडर बमन, ये 3rd बड़ा उपलब्धि है। नक्सल कमांडर बमन का एनकाउंटर कर दिया गया है। सुकमा में ही पुसगुन्ना मुठभेड़ हुई, वहां ये 5 लाख रुपए का इनामी था, उसका एनकाउंटर किया गया। भैरव पहाड़ कहां पड़ता है? जशपुर में। देखिए जशपुर का हर चीज जरूरी है, मुख्यमंत्री महोदय वहीं से। तो भैरव पहाड़ इसलिए चर्चा में आया क्योंकि उसको पूरा हरा भरा बना दिया गया, वो पहाड़ अपनी समाप्ति की तरफ था। सोगड़ा आश्रम जो मनोरा में है, जशपुर के, जो अवघड़ आश्रम कहा जाता है, उनके सदस्यों के द्वारा पूरा वृक्षारोपण किया गया और भैरव पहाड़ वापस से जीवित हो उठा है, इसलिए चर्चा में है। दामाखेड़ा, जैसा कि मैं बता रहा था, बलौदा बाजार में स्थित कबीर पंथियों का एक बड़ा केंद्र, उसका नाम बदल करके अभी कबीर धर्म नगर किए जाने की घोषणा कर दी गई है। कबीर धर्म नगर के नाम से जाना जाएगा अब दामाखेड़ा। बात करते हैं अगली न्यूज पर। प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल कुलपति हैं। प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल जो हैं वो कुलपति हैं। कहां के? तो कुलपति हैं गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के। उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए नेल्सन मंडेला उत्कृष्टता अवार्ड दिया गया। रामगढ़ महोत्सव सरगुजा में आयोजित होता है हर बार आषाढ़ माह में। इस बार भी 2 दिवसीय यह आयोजन चल रहा है। अगर आपको याद होगा तो कवि कालिदास यहाँ आए थे और मेघदूतम की रचना उन्होंने की थी। यही वो पहाड़ी है जहां भरत मुनि जी से भी पहले का एक नाट्य गृह मौजूद है, जिसे दुनिया का सबसे पुराना थिएटर कहा जाता है। फिर राष्ट्रीय सी काइनिंग कैनाइंग में आपको पहले ही बताया 6 मेडल मिले, 2 स्वर्ण मिले हैं, मछलीपट्टनम में हो रहा था। और अगला पीएम आवास के क्रियान्वयन में रायपुर जिला राज्य में भी पहले स्थान पर है। तो ये था
जो आपका वन लाइनर समाचार, ये मेरा ऐड है, थोड़ा बहुत तो बनता ही है। इतना क्लासेस चल रही है हमारी, मैं आपको सूचित करना चाह रहा था। तो हमारी क्लासेस सुबह और शाम दोनों वक्त चल रही है। यदि आप रायगढ़ में रहते हैं या आसपास के गाँव में रहते हैं तो आप हमारी क्लास से सीधे जुड़ करके मुझसे पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन यदि आप संपर्क नहीं कर सकते तो ऑफलाइन भी मैं उपलब्ध हूँ, ये जानकारी आपको देना चाह रहा था। तो हमारी बैचेस चल रही हैं सुबह 7:15 और शाम में 5:30, दोनों वक्त मैं उपलब्ध रहूंगा। ऑफलाइन क्लासेस यदि आपको लेनी है तो आप जरूर ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ पर हमारी एक सेपरेट क्लास ऑनलाइन शुरू होने वाली है, यदि आप उसमें रुचि करोगे तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर चारों तरफ मौजूद है। और ध्यान से सुनने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और समाचारों के साथ आपसे मिलता रहूंगा। हाँ, इस बार का वीडियो बहुत लंबा हो गया, लंबा इसलिए क्योंकि 15 दिन के समाचार थे। कोशिश करूंगा मैं जल्दी लाने के वीडियोस, ताकि आपको समाचार जल्दी जल्दी मिल सके। पर हाँ, एक भी समाचार ना छूटे इसकी गारंटी रहेगी और आपको किसी मैगजीन पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान से सुनने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।